नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा इंटरनेशनल मुद्दा पर। हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है, लेकिन चूंकि इजराइल के साथ ऐसा हुआ है, इजराइल और फिलिस्तीन में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और मेरा इजराइल में थोड़ा सा इंटरेस्ट रहा है, इसलिए मैं इस टॉपिक को उठाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन का जो मुद्दा है वो आज का नहीं है। दरअसल ये 1948-49 से शुरू होता है और अभी तक लगभग हमको लग रहा है कि 71 बरस हो गया और ये अभी तक चलता आ रहा है। हालांकि हर बार इजराइल ही इसमें विजयी होता आ रहा है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे तत्काल अभी जो घटना हुई है उस घटना के बारे में। हुआ यूं कि 8 अक्टूबर के दिन, जिस दिन इजराइल में यहूदियों का कोई त्यौहार था और पूरा का पूरा इजराइल जो था संगीत में डूबा हुआ था, जश्न में डूबा हुआ था, उस समय आमतौर पर इजराइल में सिक्योरिटी फोर्सेस थोड़ी सी लूज हो जाती है, क्योंकि त्यौहार का माहौल होता है, उतना टाइट सिक्योरिटी नहीं रहती है। सिक्योरिटी में केवल महिलाओं को डिप्लॉय किया जाता है और पुरुष जो होते हैं वो स्टैंड बाई में रहते हैं। थोड़ा सा लूज हो गया था उस दिन सिक्योरिटी, और उसी दिन का लाभ उठा करके जो महीनों पहले से तैयारी कर रहे थे हमास के आतंकवादी, जो कि फिलिस्तीन से बिलोंग करते हैं और जिसको गाजा पट्टी भी कहा जाता है, जो इजराइल के पश्चिम में उपलब्ध है, वो छोटा सा ही अब पट्टी रह गया है। इजराइल बहुतों को कब्जा कर चुका है, वो छोटा सा पट्टी है, वहीं पे वो लोग रहते हैं। तो ये सारे जो आतंकवादी थे वो बहुत महीनों से हमको लग रहा है कि ऐसे प्लानिंग किए थे, और प्लानिंग करने के अलावे इनका जो स्ट्राइक का जो तरीका था वो बेहद ही खतरनाक था। एक साथ लगभग 5000 से अधिक रॉकेट इजराइल की तरफ फायर किए गए, क्योंकि 2021 में भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में इसी तरीके की झड़प हुई थी। उस समय इजराइल पर फिलिस्तीनियों ने एक साथ 150 रॉकेट्स फायर किए थे, जिसमें इजराइल वालों का जो आयरन डोम जो डिफेंस सिस्टम है, उस डिफेंस सिस्टम ने लगभग 90% तक एक्यूरेसी के साथ उसको टैकल किया था उस मिसाइल हमलों को, लेकिन फिर भी 10% वो फेल्योर हो गया था। तो इसी का लाभ उठा करके 5000 से अधिक की संख्या में मिसाइल्स फेंके गए इजराइल के ऊपर। अगर 5000 में अगर 10% भी एक्यूरेसी है मिसाइल को हिट करने का, तो वो हो जाते हैं 500 मिसाइल्स, और 500 मिसाइल्स किसी देश के किसी शहर पर गिरने का मतलब भयंकर तबाही होती है। मिसाइल अटैक करने के साथ साथ ही जो फिलिस्तीन के जो हमास के जो आतंकवादी थे, वो आतंकवादी कई तरीके से ग्लाइडर का सहारा लेकर के जो हवा में थोड़ा दूर उड़ करके वो जो दीवार थी उसको पार किए। उसके बाद कुछ टेररिस्टों ने उस दीवार को तोड़ करके, फेंसिंग को तोड़ करके बुलडोजर से वहां से पास किए, और कुछ टेररिस्ट पानी के रास्ते से, मतलब थल, जल और नभ तीनों तरफ से इजराइल पर एक साथ हमला बोला गया, और एक भीड़, जिहादी भीड़, ज़ॉम्बीज़ की तरह वहाँ की जो जनता है, इजराइल की जो जनता है, उस जनता पर टूट पड़ी। और देखते ही देखते अभी तक के ऑफिशियल आंकड़े के अनुसार 750 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और तकरीबन 3000 लोग उसमें घायल हैं। कई 100 लोगों को उस फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने बंदी बना करके गाजा पट्टी में लेके गई हैं, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे महिलाएं हैं, बच्चे हैं। उनके साथ ऐसी हैवानियत हुई, ऐसी बर्बरता हुई, जिसकी अक्सर हम उस कौम से हम लोग अपेक्षा करते हैं, क्योंकि उनके इतिहास में उसी तरह की घटनाओं का जिक्र है। ये उनका मोडस ऑपरेंडी है, महिलाओं को ब्रुटली रेप करना, उनको मर्डर करना, उनको ज़िबा करना, उनके मोर्चा निकालना, मार्च निकालना उनका। इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। जो वीडियोस आए हैं वो मैं यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ, आप जानते हैं यूट्यूब के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है वो सारी चीज़ें दिखाना। तो ये बर्बरिक जो इनका बर्बर कारनामा है, ये तो इनके इतिहास में वर्णित है, ये इनका काम करने का ये तरीका रहा है। अब बात है कि इजराइल को वहाँ के डिफेंस सिस्टम को संभलते संभलते 10-12 घंटे का समय लग गया, और इसमें बहुत कुछ लॉस हो गया इजराइल में, बहुत कुछ। इजराइल के जो मोसाद, जो वहाँ के सुरक्षा विभाग है, खुफिया एजेंसी है, उसका जो शाख है, उस शाख पर भी बट्टा लगा है, क्योंकि मोसाद दुनिया की सबसे जबरदस्त खुफिया विभागों में से एक है। अगर मैं आपसे कहूं उसके कुछ कारनामों के, तो उसके कारनामे ही ऐसे हैं कि जब म्यूनिख, जो कि जर्मनी में
है वहाँ पर एक ओलंपिक हो रहा था और उस ओलंपिक में इजराइल के 11 खिलाड़ियों को फिलिस्तीन के आतंकियों ने बंदी बना करके हत्या कर दिया था। उसके बाद इजराइल के खुफिया विभाग ने ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड चलाया था, अर्थात ईश्वर का प्रकोप नाम से एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन में 20 वर्षों तक उस जो आतंकवादी घटना के जो प्लानिंग करने वाले थे, जो उसको एग्जीक्यूट करने वाले थे, वो सारे आतंकवादियों को ढूंढ कर दूसरे देशों से एलिमिनेट किया था। इजराइल ने 20 वर्षों तक अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारा था। उसके बाद एक घटना आती है कि जब इजराइल के नागरिकों को एक प्लेन हाईजैक करके युगांडा ले जाया गया, जो कि इजराइल से लगभग 5500 किलोमीटर दूर है। ईदी अमीनी उस समय युगांडा का तानाशाह हुआ करता था। उस ईदी अमीनी ने आतंकवादियों को अपने यहाँ शरण दिया और जितने भी होस्टेजेस थे उनको अपने यहाँ एयरपोर्ट पर रखा और आतंकवादियों को पूरा संरक्षण दे करके और इजराइल को ये बोला कि जो ये आतंकवादी कह रहे हैं उनके लोगों को छोड़ दो और अपने लोगों को बचा करके ले जाओ। उसको 2-3 दिनों बाद इजराइल ने 5500 किलोमीटर दूर जाकर के एक दूसरे देश के भीतर घुस करके वहां पर रेड किया, ऑपरेशन किया और सक्सेसफुली अपने सारे लोगों को बचा करके ये लाए। तो इस तरीके के जो मोसाद और इजराइल के जो सुरक्षा विभाग के जो कार्य करने की टेक्निक है, उसको देखते हुए ये बहुत बड़ा चूक लगता है, या ये लगता है कि जो 2 साल पहले इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो झड़प हुई थी, उसके बाद जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक एकॉर्ड साइन हुआ था, शांति समझौता, उसको लेकर के इजराइल थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था कि इधर से चूंकि शांति समझौता एक हो चुका है तो फिलिस्तीन की तरफ से, गाजा पट्टी की तरफ से कोई हमला नहीं होगा। इसलिए इजराइल के फोर्सेस का पूरा जो मूवमेंट था, पूरा जो फोकस था, वो पूर्व दिशा की तरफ था, जिधर यरूशलेम पड़ता है, पश्चिम के जो क्षेत्र पड़ता है उधर। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर फ्लो हो सकता है। दूसरा नंबर, एक और कारण है कि नेतन्याहू के अगेंस्ट में वहाँ पे इजराइल में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था, क्योंकि नेतन्याहू ने अपने संसद में एक बिल पारित किया है जिसमें वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का पावर थोड़ा सा कंटेन करने की बात हुई है, जिसको लेकर के वहाँ के डिफेंस फोर्सेस तक ने उस जो प्रोटेस्ट था उसमें भाग लिया। कई सारे रिजर्व फोर्सेस के लोगों ने हथियार छोड़ दिए। तो ये भी एक कारण रहा कि आंतरिक मामले में इजराइल में थोड़ा सा कलह चल रहा था, जिसको लेकर के भी थोड़ा सा ये उनको दुश्मनों को मौका मिला। और तीसरा, एक और लोग कुछ आरोप लगा रहे हैं नेतन्याहू पर कि नेतन्याहू अपने घर में ही घिरे हुए थे, इसलिए थोड़ा इंटेलिजेंस को इन्होंने लूज कर दिया ताकि लोगों को सेंटिमेंट को भुनाया जा सके, जो कि पूरी तरीके से मतलब मेरे गले बिल्कुल नहीं उतरता कि जो इजराइल अपने एक एक यात्रियों को, अपने एक एक नागरिकों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो अपने नागरिकों को मतलब इस तरीके से सुरक्षा में ढील दे करके उनको डैमेज करने का किसी भी तरीके से प्रयास नहीं करेगा। ये मैं किसी तरीके से मुझको नहीं लगता। और देखिए, इजराइल की जनसंख्या है लगभग 80-85 लाख और 800-900 लोग वहाँ के मारे गए। तो जब हम लोग आंकड़न निकालते हैं परसेंटेज में, तो ये पड़ता है परसेंट 0.01। 0.01% का मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में ये देखा जाए, जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, वहां का मतलब होता है 1,40,000 लोगों का मारा जाना। तो ये एक बहुत बड़ा संख्या है। आप समझिए कि 1,40,000 लोग जब भारत में मारे जाएं, उस हिसाब से कैसा सेंटिमेंट पनपेगा भारत में। तो ये इजराइल के साख पर एक बट्टे की तरह है। हालांकि उसके बाद इजराइल ने अब एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसको नाम दिया है ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन। तो ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन के द्वारा इजराइल अब रेड करना शुरू कर चुका है और पहली बार इजराइल के इतिहास में अब 3 लाख जो उसके डिफेंस के जो रिजर्व फोर्सेस हैं उनको बुलाया गया है और पूरे जो गाजा पट्टी है उसको चारों तरफ से घेरने का प्रयास चल रहा है। और इजराइल का ये ऑफिशियल स्टैंड है कि इजराइल आने वाले 48 घंटों में पूरे गाजा पट्टी को घेर लेगा। आप अंदाजा लगाइए कि जब ये हत्याकांड चल रहा था, जब ये ज़ॉम्बीज इजराइल के अंदर उसके शहरों में भटक रहे थे और हत्याएं कर रहे थे, और कुछ लोग भारत में भी ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि इजराइल ने फिलिस्तीन के जमीन को कब्जा किया है। हम मानते हैं वो कब्जा किया होगा, तो तुम 5-5 वर्ष के बच्चों का ज़िबह करोगे, तुम महिलाओं के रेप करोगे, तुम्हारे साथ शांति एकॉर्ड हो रहा है, तुम बात करो। और चूंकि वो इजराइल जो है वो जगह है वो यहूदियों का ही है। इतिहास को जब खंगाल के देखो तो यहूदी पहले थे मुसलमान के बाद।
तो जब कंपेयर करोगे तो पूर्ण रूप से कंपेयर करो, और कंपेयर करने के साथ साथ ये भी देखो कि उनके करतूत क्या है। करतूत क्या, फ्रीडम फाइटर वाले हैं। 5-5 साल के बच्चों का ज़िबा करना, पूरे परिवार के सामने उसके छोटे छोटे बच्चों का ज़िबा करना, किस तरीके के मतलब जानवर भी इस तरीके के कृत्य नहीं करते। तो उसका खामियाजा मुझको लग रहा है कि इजराइल को भुगतना पड़ेगा, और उसके रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। इजराइल अब सुरंगों में घुस करके, जहां पर ये सारे आतंकवादी होस्टेजेस बना करके इजराइल के लोगों को रखे हुए हैं, और वहां पर अब इजराइल की सेनाएं घुसेंगी और इनको अच्छे से सबक सिखाएगी, और आने वाला कुछ समय अब बेहद खतरनाक होने वाला है। और इसमें देखिए ना कि केवल इजराइल के लोग नहीं मारे गए, बाकी दूसरे देशों के लोग भी जो इजराइल में गए हुए थे। अभी खबर आ रहा है कि नेपाल के तब करीबन 17 हिंदू वहाँ गए हुए थे, जिसमें 11 हिंदुओं का मर्डर हो चुका है। उसमें कोई भारतीय नहीं है, लेकिन सारे के सारे काफिर हैं, हिंदू हैं, अपने ही लोग हैं, वो नेपाल के हैं लोग हैं। दूसरा नंबर कि अमेरिका के तकरीबन 7 लोगों का मर्डर हुआ है, 11 लोग मिसिंग हैं। उस तरीके से यूरोप के और सारे देशों का, जर्मनी के फ्रांस के और सारे लोगों के देशों के कुछ लोग मारे गए हैं, जिसको लेकर के अमेरिका भी बहुत खफा है, और वो अपने जहाजी बेड़ा को इजराइल को मदद करने के लिए वो वहाँ समुद्री तट पे उतार दिया है। वहाँ पर जहाजी बेड़ा तैनात है, उसके अमेरिका के बहुत सारे फाइटर्स वहाँ तैनात हैं। दुनिया 2 हिस्सों में बंटती हुई दिख रही है, जो तमाम अरब कंट्री यूएई को छोड़ करके फिलिस्तीन के साथ हैं, क्योंकि वो उम्मा को फॉलो करते हैं, और बाकी के सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इजराइल के साथ हैं। और थोड़ा सा भारत का जो स्टैंड है उसमें इस बार थोड़ा सा इजराइल के फेवर में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये इजराइल के साथ गलत हुआ है, ये एक बारबरिक एक्ट है, और निश्चित रूप से इजराइल को अपना टेरिटरी डिफेंड करने का, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने का, उनको जवाब देने का राइट बनता है। ये सारे देशों ने कहा है, और हम सोच रहे थे कि इसको थोड़ा और डिटेल्स में करें, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन ये सारी जो जानकारियां हैं अभी तक का, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक की हैं। आने वाले समय में ये जानकारियां और जैसे जैसा होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन आने वाला समय बेहद खतरनाक लग रहा है फिलिस्तीनियों की, क्योंकि जिस तरीके के कुछ वीडियोस आ रहे हैं, नेतन्याहू जो अपने ट्विटर हैंडल से स्वयं पोस्ट कर रहे हैं, वो वीडियोस बेहद खतरनाक हैं। और फिलिस्तीनियों को अब सोचना होगा कि उन्होंने शुरू तो कर दिया ईरान के उकसावे पर, या किसी के उकसावे पर, किसी ने भी तो उनको मदद किया रॉकेट चलाने के लिए, रॉकेट का इक्विपमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, जो भी करने के लिए। लेकिन अब जो इजराइल है वो उनको एकदम बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इजराइल ने बिजली, पानी और टोटल सप्लाई कट कर दिया है, और वहाँ के बिल्डिंग्स को चुन चुन करके निशाना बना रहा है। और इजराइल के पास वो क्षमता है कि एक साथ सभी अरब कंट्रीज को हरा सकता है। वो हरा कर प्रूव कर चुका है। 1967 का 7 डेज वार आप उठा करके देख लीजिए, जब एक साथ 7 देशों को इजराइल अकेले हरा दिया था, केवल 7 दिनों में। तो ये इजराइल के पास क्षमता की कमी नहीं है, उन्हें केवल सॉलिडरिटी चाहिए। और भारत में जो वहाँ के इजराइल के जो दूत हैं, उन्होंने भी यही कहा कि भारत के हमें सैनिकों की आवश्यकता नहीं है, भारत के लोगों की सॉलिडरिटी चाहिए। आप हमारे साथ खड़े हो, हम अपना काम स्वयं कर लेंगे। तो ये एक देश की आत्मबल और आत्म जो विश्वास है उसको दिखाता है, कि कोई देश कहता है कि हाँ आप हमारे साथ खड़े रहिए, सॉलिडरिटी दिखाते रहिए, लेकिन आपकी सैनिक क्षमता की हमको आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं इस समस्या से डील कर लेंगे। तो ये एक अच्छा जेस्चर है। आशा करते हैं कि भारत की सरकार जो है इस बार अपना स्टैंड और क्लियर करेगी, और इजराइल को पूर्ण रूप से मदद करेगी, पूर्ण रूप से सहयोग करेगी, क्योंकि इजराइल हमारा ऑल टाइम पार्टनर रहा है। चाहे वो 1971 के युद्ध में भारत की मदद करना हो, या 1999 के युद्ध में भारत की मदद करना हो, या अभी 3-4 साल पहले जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, उसमें जो कुछ इक्विपमेंट्स की कमी हुई थी, उसमें इजराइल के कुछ हथियारों का हमने मदद लिया था। तो इजराइल के साथ हमारा नैतिक धर्म बनता है कि हम लोग खड़े रहें, क्योंकि इजराइल का घाव और हमारा घाव, दोनों घाव एक ही हैं। इजराइल भी लगातार आतंकवाद से प्रताड़ित होता रहता है, जिहाद से प्रताड़ित होता रहता है, और हम भी उसी जिहाद के मारे हुए हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।